चलो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 0 to 0। चलो देखो, आपके पास अगर हम बात करें तो एटम हमारे पास प्रेजेंट है। कोई भी एटम जो है उसके अराउंड कुछ शेल्स होती है। देखिए, ये कुछ शेल्स है हमारे पास, जो किसी एटम के अंदर प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस है। इस शेल को के बोला गया था, एल बोला गया था, एम बोला गया था, एन बोला गया था बोर के अकॉर्डिंग। अब इनका अगर हम नंबर्स की फॉर्म में देखें तो इसको हमने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया। और ये नंबर जो हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड सो। नाउ ये जो नंबर्स जिसको हमने एन से रिप्रेजेंट किया, इस एन को बोला जाता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम क्वांटम नंबर, जिसको हम आगे समझेंगे। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट शेल्स। ठीक है, शेल्स की इंफॉर्मेशन हमें देता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हुआ क्या कि देखो, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है उसको भी समझो। देखो होता क्या है कि हमारे पास हर एक जो शेल है, देखो समझना, शेल जो है हमारे पास, ये आपके पास फर्स्ट शेल, ये आपके पास सेकेंड शेल, ये आपके पास थर्ड शेल, ये आपके पास फोर्थ शेल। हर एक शेल देखो, ये फर्स्ट शेल थी, ये सेकेंड शेल थी, ये थर्ड शेल थी, ये फोर्थ शेल थी। हर एक शेल उतने ही पार्ट्स में डिवाइडेड होती है जितने जितना उसका नंबर होता है। तो देखो, ये शेल क्या है, एक ही पार्ट में डिवाइड होगी, मतलब इसका तो कोई डिवीजन हुआ ही नहीं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। और ये जो फोर्थ वाला पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट में डिवाइड होती है, 4 पार्ट्स में। इस इसको हम नाम देते हैं एस। इसको फर्स्ट जो भी हमारे पास जो नई सबशेल आई, ये एक सबशेल है, ये भी एक सबशेल है। तो अब यहाँ से हमें पता चलता है किसके बारे में, सबशेल्स के बारे में। सब शेल्स के बारे में। ये जो शेल है, ये सब शेल है, इसको एस बोला जाता है। तो जब जो भी फर्स्ट सब शेल होगी उसको एस बोला जाएगा। जो भी सेकंड सब शेल होगी उसको पी बोला जाता है। उसके बाद डी बोला जाता है, तो एस पी डी, और लास्ट वाला बोला जाता है एफ। अच्छा, और थोड़ा सा डेप्थ में समझ लेते हैं। देखो, अगर हम ओवरऑल बोले, देखो ये फर्स्ट फर्स्ट शेल के साथ एसोसिएटेड था, दैट इज व्हाई इट इज 1s। ये सेकंड के साथ था तो 2s और 2। ये थर्ड के साथ था तो 3s, 3p और 3d। ये फोर्थ के साथ था तो 4s, 4p, 4d और 4f। तो इस तरीके से हमारे पास शेल्स जो है लगातार आगे बढ़ रही हैं। अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग मतलब डायग्राम ड्रॉ करूँ इसका, तो कुछ ऐसे दिखेगा। ये हमारे पास फर्स्ट शेल, फिर हमारे पास सेकंड शेल आएगी। ये सेकंड शेल, दो जो सब शेल्स आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ये सब शेल। फिर हमारे पास थर्ड आएगी शेल। तो थर्ड शेल के 3 पार्ट्स होते हैं, देखो फर्स्ट, ओके, सेकंड एंड थर्ड। दिस इज द थर्ड पार्ट। आप देख सकते हो ऐसे ही फोर्थ वाले की, देखो ये आपके पास न्यूक्लियस था, ये आपके पास 1s है। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट वाला ये 2s है, ये 2p है। ठीक है, उसके बाद 3s, 3p, 3p। आई होप समझ आ रहा होगा एक। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके से सब शेल्स और सब शेल्स का अरेंजमेंट होता है। बट अभी क्या है, अभी इन शेल्स के अंदर सब शेल है, और सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। मतलब हम तीसरी चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ऑर्बिटल। ठीक है, अब ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल वो एक ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऑर्बिटल क्या है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि देखो ये इलेक्ट्रॉन का घर है। तो ध्यान से सुनना, आपके पास जो ऑर्बिटल है वो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। अब इसको समझने के लिए देखो, हमारे पास शेल था, शेल हमारे पास था 1 2 3 और 4। फिर आया सब शेल। सब शेल मतलब इसके अंदर जो पार्ट था, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल है। इसके अंदर एक ही सब शेल, उसका नाम 1s है। इसके अंदर 2 सब शेल है, 2s, 2p। फिर आता है 3s, 3p और 3d। फिर आता है 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है भाई।
अब क्या हो रहा है देखो, अगर हम बात करते हैं शेल्स के अकॉर्डिंग, हम जानते हैं कि हमारे पास हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अंदर देखो, अगर हम निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप ये जानते हो कि फॉर्मूला होता है 2 × n²। फॉर्मूला क्या होता है, 2 × n²। नाउ n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सॉरी, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 हुई, उसका मतलब 2 × 2 का स्क्वायर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। n इज इक्वल टू 3, मतलब कितना, 2 × 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ n इज इक्वल टू 4, इसका मतलब 2 × 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 32। ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है थर्ड शेल में। और फोर्थ शेल में आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और ये आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अभी क्या होता है कि सब शेल के अंदर ध्यान से देखना, इस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, ठीक है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, देखो एस एस सब शेल होगा तो उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देखो हमने पढ़ा एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसके भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इसके पी की बात करें, इसके पी सब शेल की बात करें, तो इसमें बचे इलेक्ट्रॉन कितने, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन थे 8, बचे कितने 6। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन हम फिल कर पा रहे हैं वो है 6, मतलब सभी में 6 इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम हम फिल कर सकते हैं हर जगह। फिर इन दोनों को काउंट करता हूँ तो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 + 6 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब यहाँ पर मैं 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकता हूँ, तो ये 10 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर 40। तो हमें पता चलता है कि हर एक सबशेल जो है, हर एक सबशेल में एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो, और वो इलेक्ट्रॉन है आपके पास 2, 6, 10 और 40। मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, एस सबशेल। एस सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। पी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं, बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा, डी सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और आपके पास एफ सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं कितने, 14 इलेक्ट्रॉन। ना, ये तो चलो हमारे पास हमें पता चल गया कि हर एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ सकते हैं, ठीक। अब हमें ये भी पता चल चुका कि जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा। देखो, अब सपोज मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एटॉमिक नंबर होता है 1, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, देखो फर्स्ट सबशेल होती है 1s, तो 1s1। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1, और उसके अंदर s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। उसके बाद अगर हम लिथियम की बात करता हूँ तो लिथियम में 3, इसका मतलब 1s तो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, लेकिन 2s जो है वो स्टार्ट हो गया है, 2s और 2p स्टार्ट हो गया, और साथ में आएंगे ना। अब देखो 2s जो है आपके पास, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2p खाली रह जाएगा, मतलब इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हुआ। अगर इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हुआ तो उसको लिखना जरूरी नहीं है। फिर हम बात करते हैं लिथियम से आगे बेरिलियम आया, तो बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, देखो 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में अभी भी 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको लिखना जरूरी नहीं। फिर आता है बोरॉन, बोरॉन में आता है 1s 2s, ठीक है। फिर आता है 2p, तो देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से बोरॉन, फिर आता है कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो आप देखो 6, 7, 8, 9 और 10। नाउ कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2, 2p में बचे कितने इलेक्ट्रॉन, देखो 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए। फिर ऐसे हम 1s2 2s2 2p6
2p3, सॉरी नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर इसमें 1s2 2s2 2p4, फिर 1s2 2s2 2p5, फिर 1s2 2s2 2p6। तो इस तरीके से हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखते हैं। हाँ, अगर हम बात करते हैं इससे आगे की कॉन्फ़िगरेशन, जैसे सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है। एटॉमिक नंबर है 11। अब देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s और 2p आया, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुकी है। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए 10, ठीक है। लेकिन इसके बाद आता है 3s, 3p और 3d। तो यहाँ पर देखो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर चुके हैं, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, बाकी के अंदर जीरो और इसके अंदर भी जीरो, तो इसको नहीं रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फिर देखो आप आगे देखना, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास सपोज हमारे पास एलिमेंट आया क्लोरीन, Cl आया, तो Cl का एटॉमिक नंबर है 7, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s, ठीक है, 2 2s2 2p6, यहाँ तक तो सेम रहेगी। फिर 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1, सॉरी 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2, और 3p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, देखो यहाँ पर टोटल 12 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 17, सॉरी 18, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। नाउ 3d तो खाली है ना, 3d में तो हम फिल नहीं कर सकते हैं। अब इसके आगे एक कॉन्सेप्ट लगता है, उस कॉन्सेप्ट को मैं भी आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि 18 के बाद जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करने जाते हैं तो वहां पर एक एनर्जी का बैरियर क्रिएट होता है, मतलब एनर्जी जो है 3d की ज्यादा हो जाती है, और 3d से कम एनर्जी वाला होता है 4s। इसको ऑफबो प्रिंसिपल के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, ऑफबो प्रिंसिपल। तो ऑफबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि आपके पास जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का वो कुछ इस तरीके से है, 1s 2s 2p 3s 3p, और फिर आएगा 4s और फिर आएगा 3। ये अरेंजमेंट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज का। मतलब कि यहाँ पर हमें जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था, हमें लगता था कि 3d की एनर्जी ज्यादा कम होनी चाहिए और 4s की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ चेंज हमें ऑब्जर्व होता है कि मतलब 4s जो है वो पहले फिल होगा और 3d जो है वो बाद में फिल होगा। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पोटेशियम पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल होगी, देखो 1s 2s 2p 3s 3p, यहाँ तक आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर चुके हैं। फिर 2 और 6 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। फिर 3d आना चाहिए और 3d के बाद आता है 4s। देखो 4s की एनर्जी कम है 3d से, तो पहले 4s फिल होगा, और 4s फिल होगा तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। 4s में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और 3d में 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 0 इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो उसको रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्टली क्या शो कर देंगे यहाँ पर 4s को शो कर देंगे, 4s1 और 3d कुछ भी। फिर कैल्शियम की हम बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। अब 20 के हिसाब से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके आगे वाले एलिमेंट्स की, ठीक है। अब इसके आगे वाले एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन को देखें, जैसे कि स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर है 21। इसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तो एज इट इज यहाँ तक फॉलो होगी। फिर आता है 3d और 3d के बाद आता है 4s। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि 4s जो है वो 3d से पहले फिल होता है, ठीक है, 3d बाद में फिल होता है। तो हमने यहाँ पर ऊपर जैसे देखा कि 4s पहले फिल हुआ, और 4s में जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फिल होगा उसके बाद 3d फिल होता है। तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन फिल हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाकी का बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके थे, 19 और 20 इसके पास और 21 जाएगा 3d1 के पास। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, और टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22। तो ये कॉन्फ़िगरेशन लगातार ऐसे चलती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s की बात करें तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं और फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाते हैं। अब ये जो सीरीज है ये सीरीज आगे चलती रहती है। यहाँ पर 2 एक्सेप्शंस आते हैं, एक आता है क्रोमियम का और एक आता है कॉपर का। इन दोनों एक्सेप्शंस के अलावा बाकी सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सही से लिख सकते हो। मतलब आप जिंक तक
लगातार इसी ऑर्डर को फॉलो कर सकते हो। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी जिंक की? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, ठीक है, और उसके बाद आता है 4s। तो 3d की कॉन्फ़िगरेशन और 4s की देखो यहाँ पर, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं हम लोग, 19 20 और 10 जो है आपका वो 3d में चले जाएंगे। अब जो है हमें समझना है कि इन दोनों में क्या ऐसा एक्सेप्शन आया, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कौन से रूल्स हैं या लॉज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्रोमियम और कॉपर के केस में क्या होता है। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो एक्सपेक्टेड जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो हमारे पास एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए थी, वो ये होनी चाहिए थी कि 1s 2s 2p 3s 3p और 3d और उसके बाद 4s। देखो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर जो रहता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक कोई चेंज नहीं रहा। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, ठीक है। 4s में 4 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर था, हमारे पास एक्सपेक्टेड, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई देखो इस तरीके से ये फिल हो। भाई देखो आपने क्रोमियम का एटॉमिक नंबर देखा, दैट इज 24। अब 24 के हिसाब से अगर फिल करने के लिए जाओगे तो देखो 1s 2s 2p 3s 3p तक 18 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से फिल होंगे। अब जो 19 20s में जाएगा 20 प्लस 4 24। सर आपने तो ऐसे ही सिखाया था, बिल्कुल ऐसे सिखाया था मैंने। अब देखो बट होता क्या है ना, क्रोमियम में ये 3d5 बनाने के बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है। मतलब 3d4 है हालांकि, लेकिन 3d5 अगर ये बना ले तो 3d5 होने से क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। ऐसे कैसे, इस चीज को हम आगे समझेंगे। पहले समझो कि क्रोमियम है जैसे हमारे पास, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या चेंज आता है। देखो 1s 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है। फिर 3d में यहाँ पर आ जाता है 5 इलेक्ट्रॉन और 4s में हो जाते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। ये इसका एक्चुअल ऑर्डर। ये ऑर्डर ऐसा आता क्यों, क्योंकि 3d5 यहाँ पर हाफ फिल्ड 3d सबशेल है, 3d सबशेल, जो कि ज्यादा स्टेबल होती है इनकम्प्लीटली फिल्ड 3d सबशेल से। मतलब आपके पास अगर किसी भी सबशेल में है ना, जैसे आपके पास S P D F किसी भी सबशेल में अगर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाती है तो वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होना भी स्टेबल स्टेबल कहलाएगा। इसी तरह आपके पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होना या 5 इलेक्ट्रॉन्स होना स्टेबल कहलाएगा। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स से 7 इलेक्ट्रॉन्स होना स्टेबल कहलाएगा। अब अगर हम बात करते हैं क्रोमियम की, तो क्रोमियम का केस चलो क्लियर है। कॉपर का केस भी कुछ ऐसे ही होता है, यहाँ पर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन फिल होती है और वहां पर कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलती है। मतलब कॉपर के केस में, सीयू के केस में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसे होगी। और यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये हमारा 29 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 24 एटॉमिक नंबर है। तो इसकी जब कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और उसके बाद आता है 4s। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 10 होते हैं। आप 9 एक्सपेक्ट कर रहे होंगे और यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ये होती है। उसका मेन रीजन है कि 3d जो है आपका वो क्या है, आपके पास कंप्लीटली फिल्ड या फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड फुलफिल्ड डी 3d सबशेल। तो फुलफिल्ड होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा हो गई कॉपर की, ठीक है। ये चीज है। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, हम बोल देते हैं देखो हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड फिल्ड सबशेल्स सबशेल्स आर मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ठीक है, एज कंपेयर टू इनकम्प्लीटली इनकम्प्लीटली filled सबशेल्स, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें, अगर अगर आप पूछो कि सर ये फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड में कौन, तो सिंपल है, हाफ फिल्ड वाला कम स्टेबल होता है, हाफ फिल्ड वाला कम स्टेबल होता है और फुलफिल्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है, फुलफिल्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसके पास तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है एज कम्पेयर टू हाफ फिल्ड, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने करी अप टू एटॉमिक नंबर 30। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो हमने फिर फर्दर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझनी चाहिए, ठीक है, ग्रुप वाइज।
तो वो ग्रुप वाइज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँ। थैंक यू।